सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मैं डॉक्टर डेरिस डैनियल माइकल आज आपसे कुछ बातचीत करने यहाँ ज्वाइन हुआ हूँ आप लोग के साथ। मैं कोराडी नाका आर्य नगर नागपुर से रहने वाला हूँ और ब्रदर निर्गुण दास जी से मेरी मुलाकात 2019 में हुई। लॉकडाउन के बस कुछ ही समय पहले, कोरोना के कुछ ही समय पहले उनसे मुलाकात हुई और उसके कुछ ही समय पहले मेरी शादी हुई थी। फिर लॉकडाउन आया, सभी के साथ बहुत परेशानियां हुई, पेंडेमिक स्टेज चला, बहुत सभी लोग बीमार हुए, सभी के घर में परेशानियां थी। कोई फाइनेंशियली वीक था, कोई मेंटली, कोई फिजिकली और कोई बीमारियों से त्रस्त था। हम उसके कुछ ही समय पहले ब्रदर जी से, एक हमारे बड़े पिताजी हैं उनके घर में मिले। ब्रदर निर्गुण दास जी से हमारी मुलाकात बहुत ही छोटी सी थी, मगर उसके बाद एक दो बार और उनसे मुलाकात हुई, उनसे हमारी अच्छी जान पहचान हुई। वैसे हम लोग, मैं तो रोमन कैथलिक फैमिली से हूँ, मगर रोजरी बोलना, साइन ऑफ क्रॉस डालना, इससे ज़्यादा मुझे कुछ ज़्यादा गॉड और जीसस के बारे में या बाइबल के बारे में नॉलेज नहीं था। मगर ब्रदर जी से मिलने के बाद एक नई उम्मीद जागी। हमें बहुत सारे क्वेश्चंस के उन्होंने आंसर दिए सॉरी उन्होंने हमारी मदद की बाइबल स्टडीज़ में। उन्होंने हमारा प्रभु यीशु में, गॉड में विश्वास ही नहीं, नॉलेज बढ़ाया। हमको बहुत सारे चीज़ें उन्होंने सिखाई कि बाइबल से रिलेटेड, जैसे बाइबल कैसे पढ़ना है। उन्होंने एक छोटा सा चैनल भी स्टार्ट किया है अपना, एंजल मिनिस्ट्री करके, जिसमें हम लोग शाम में जुड़ते हैं और वो उस चैनल के माध्यम से हमें बहुत सारी शिक्षाएं देते हैं, बहुत सारी अच्छी बातें बताते हैं और बाइबल से रिलेटेड छोटे छोटे पार्ट वो पढ़ के हमें समझाते हैं और उससे हमारा बहुत सारा नॉलेज बढ़ता है, साथ ही साथ विश्वास भी बढ़ता है। सभी के यहाँ जब परेशानी चल रही थी, हमारे यहाँ भी परेशानी चल रही थी लॉकडाउन के समय। एक साल मेरा भी जॉब बंद रहा, मैं फाइनेंशियली बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो गया था। उसी दौरान मेरे फैमिली वालों ने मेरे ऊपर कोर्ट में केस डाल दिया प्रॉपर्टी के लिए, प्रॉपर्टी खाली करने के लिए। मेरे सिस्टर ने उनका मम्मी पापा का ब्रेन वॉश किया और उन्होंने मेरे ऊपर पुलिस कंप्लेन फाइल की। तो मैं बहुत सारे परेशानियों में एक के साथ एक गिरता चले गया और मुझे समझ नहीं रहा था कि मैं इसके साथ कैसे डील करूं। मैं आज एक चीज़ को संभालने की कोशिश करता, कल एक दूसरी चीज़ बिगड़ने लगती, कल मैं उसे संभालने की कोशिश करता, तीसरे दिन तीसरी चीज़ बिगड़ने लगती। तो मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा था। कैसे कैसे मैंने कुछ समय तो निकाल लिया, पर उस बीच फिर मैं भी बहुत बीमार हो गया, इन्फेक्टेड हो गया, मैं बहुत सीरियस स्टेज पे चला गया। पर इस दौरान ब्रदर जी ने हमारा साथ कभी नहीं छोड़ा, मेरे पूरे फैमिली ने मेरा साथ छोड़ दिया, मेरे पूरे रिलेटिव्स ने, इवन मेरे पेरेंट्स ने मेरा साथ छोड़ दिया। मैं 7 दिन के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट था और फर्स्ट 3 डेज तो डॉक्टर ने कुछ जवाब ही नहीं दे पाया मेरे वाइफ को। और मेरे वाइफ की परिस्थिति ऐसी खराब थी कि उसके पापा और उसकी नानी भी उसी दौरान एडमिट थे कोविड पॉजिटिव के केस में। वो दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट थे और वो बेचारी इतनी परेशान कि ना मेरे फैमिली से मुझे कोई सपोर्ट कर पा रहा, ना उसके फैमिली से कोई हमें सपोर्ट कर पा रहा। वो बेचारी अकेली पड़ गई थी। उस दौरान भी ब्रदर निर्गुण दास जी हमें हिम्मत देते रहे, उसको मॉरल सपोर्ट करते रहे, फ़ोन कॉल्स पे प्रेयर करते रहे मेरे लिए, और मॉरल सपोर्ट उनकी तरफ से हमेशा ही बनी हुई थी। उसने कैसे भी 3 दिन पार्किंग में अपना रात निकाल के मेरे सेवा की हॉस्पिटल में, हर चीज़ के लिए वो दौड़ती रही। वो बहुत अकेली थी। मुझे तो 3 दिन होश नहीं था, लेकिन जब भी मुझे होश आता था तो मैं यही सोचता था कि प्रभु मेरे साथ जो हो सो हो, लेकिन कोमल का ध्यान रखना। वो भी फिजियोथेरेपिस्ट है, वो भी डॉक्टर है, लेकिन हम लोग कैसा है कि फैमिली सपोर्ट नहीं रहने की वजह से हम लोग बहुत टूट गए थे। फिर कैसे कैसे मुझे बहुत सारा ट्रीटमेंट के बाद प्लाज्मा लगा और एंटीबायोटिक लगी और मैं थोड़ा सा 4th डे स्टेबल हुआ। तो डॉक्टर ने फिर उसको 4th डे जवाब दिया कि नाउ ही इज रिस्पॉन्डिंग, तो अभी हम देखते हैं आगे। तो ऐसे 2-3 दिन मुझे रिकवर होने को लगे और ज़्यादा फाइनेंशियल हम लोग
स्ट्रॉन्ग नहीं थे, इसलिए मैंने 7वें दिन खुद ही डिस्चार्ज लेके अपने घर आ गया, क्योंकि कोमल भी अकेली थी और हमारा उस समय कोई भी नहीं था जो हमारे लिए दौड़ भाग कर सके। धीरे धीरे मैं ठीक होने लगा, लेकिन कोई इनकम सोर्स नहीं था। मेरा छोटा सा क्लिनिक है मेरे घर पे, वो धीरे धीरे मैंने स्टार्ट किया और जैसे कैसे थोड़े बहुत पैसे आने लगे तो मैंने अपना घर वापस से स्टेबल करने की कोशिश किया। उस समय कोर्ट का केस मेरे ऊपर चल रहा था और मेरे सिस्टर और ब्रदर इन लॉ अलग अलग तरीके से मुझे परेशान कर रहे थे, गाड़ी के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, घर खाली करने के लिए नोटिस भेज रहे थे। उस दौरान मैं बहुत ही निराश हो गया था कि क्या करना, कैसे करना, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन ब्रदर निर्गुण दास जी हमारे साथ हमेशा कनेक्टेड थे। वो उस समय भी हमारे घर में आते थे, विजिट करते थे, हमें हिम्मत देते थे और हमारे लिए प्रेयर करते थे। और हम जब भी उन्हें अपनी परेशानी बताते थे तो वो एक ही बात बोलते थे कि प्रेयर कीजिए, गॉड के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, वो आपके लिए ज़रूर रास्ता निकालेगा। कैसे कैसे हमारा समय निकलने लगा। फिर जैसे ही सब मार्केट ओपन हो गया, लॉकडाउन बंद खुल गया, तो फिर वापस से मुझे कंपनी में बुला लिया गया। मेरा जॉब कैसे कैसे चलने लगा, पर सुनाई में आ रहा था कि मैं जो फिटनेस सेंटर में काम करता था, उनका फिटनेस डिपार्टमेंट मेरी तरफ था, तो वो बंद होने वाला है, ऐसा बार बार सुनने में आ रहा था। तो मैं सोच रहा था कि कहीं और अपन ने अभी जॉब देखना चाहिए, क्योंकि अभी 1 साल बंद था, अगर ये फिर से बंद हो जाएगा तो फिर से मैं परेशानी में आ जाऊँगा। तो मैंने बहुत जगह पे अप्लाई करने की कोशिश किया, हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में, या तो वो बहुत कम सैलरी पे जॉब दे रहे थे और या तो फिर मुझे नागपुर छोड़ के जाना था, और या फिर इतना डिफ़िकल्ट काम दे रहे थे कि उतने कम सैलरी में वो करना पॉसिबल नहीं था। तो मैं बहुत ही निराश था। तो फिर समय कटने लगा और मैंने फिर सोचा कि सिर्फ नहीं हो पा रहा है, इस पढ़ाई से नहीं हो पा रहा है, तो मैं थोड़ा और पढ़ाई करता हूँ, क्योंकि हर जगह और एक्स्ट्रा पढ़ाई की, पीएचडी की ज़रूरत थी, मास्टरी की ज़रूरत थी, एमबीए की ज़रूरत थी। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मेरे में ही कोई कमी है। तो मैं और स्ट्रगल करने लगा, जॉब करने लगा और पढ़ाई के लिए मैं सर्च करने लगा। फिर मैंने एमपीडीएच के लिए एडमिशन लिया, ये सोच के कि कैसे तैसे 1-1.5 साल मेरे जॉब के साथ निकल जाएंगे, बाय द टाइम मेरी पढ़ाई भी होती ही आ जाएंगी, शायद उस बीच मुझे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए और मैं शायद आगे बढ़ जाऊँ, क्योंकि ऐसे तो नहीं हो पाएगा और 10-15-20 हज़ार में तो मेरा घर चल नहीं पा रहा था। तो मैंने एडमिशन लिया। सॉरी, एडमिशन लेके मैं अपनी पढ़ाई को कैसे भी मैनेज करने की कोशिश कर रहा था जॉब के साथ। तो एकदम से न्यूज़ आई कि आपका फिटनेस सेंटर बंद होने वाला है। अब मैंने रेगुलर कॉलेज में एडमिशन लिया था और रेगुलर बेसिस पे मैं पढ़ाई कर रहा था। मेरा जॉब इवनिंग का था, अब अगर वो बंद हो जाता तो मुझे दूसरा जॉब करना पड़ता। अब दूसरा जॉब इवनिंग का ही मिलेगा ये कोई ज़रूरी नहीं था, या तो मुझे फिर कोई दूसरे डिपार्टमेंट में जाके काम करना पड़ता था। तो मैं उसके लिए भी मन बना के था कि मैं नाइट ड्यूटी करूँगा और सुबह अपना कॉलेज करूँगा और कैसा भी अपना घर चलाऊँगा। इस बीच 2 से 3 साल निकल गए शादी को मेरे, और हम लोग बेबी नहीं प्लान कर पाए थे कि हम लोग फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं थे, हमारे पास फैमिली सपोर्ट नहीं था। अब मैं सोच रहा था कि और लेट हो रहा है, फिर और कोई कॉम्प्लिकेशंस ना आ जाए, तो मैं सोचा कि बेबी भी प्लान कर लेना चाहिए। 3 साल हो गए हैं और हम दोनों अकेले ही थे, तो हम लोग ने बेबी प्लान किया। बेबी प्लान करने के लिए हमको बहुत परेशानी आ रही थी। हम लोग हमेशा रिपोर्ट्स नेगेटिव आ रहे थे, हमने सब टेस्ट कराया, सब रिपोर्ट्स ओके थे, पर मेरी वाइफ कंसीव नहीं कर पा रही थी। फिर हमने प्रेयर किया, ब्रदर जी से भी कहा हमारे लिए प्रेयर कीजिए, ब्रदर जी ने भी हमारे लिए प्रेयर किया। फिर ईश्वर के आशीष से कोमल का टेस्ट पॉजिटिव आया। कोमल अभी प्रेग्नेंट है, उसका 7th मंथ चल रहा है और शी इज़ गुड, हमारा बेबी भी अच्छा है। अब उस बीच ये सब अच्छा हो रहा था और यहाँ अभी मेरा जॉब कॉम्प्रोमाइज़ होने वाला था, मुझे पता था। अब मैं फिर से स्ट्रगल कर रहा हूँ कि कैसा इस सिचुएशन को संभालना है। अगर जॉब चले जाएगा तो मेरा क्या होगा। मैं उसके लिए अलग अलग तरीके से फिर से कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे कहीं और ऐसा जॉब मिल जाए, तो नाइट ड्यूटी मिल जाए, तो इवनिंग मिल जाए, कि मैं अपना कॉलेज रेगुलर बेसिस पे कर सकूँ।
इसी बीच न्यूज़ आ गई कि आपका फिटनेस सेंटर बंद करना है करके, और फिटनेस सेंटर बंद हो गया। उन्होंने कहा कि आप फिलहाल घर पे रहिए, हम आपको कुछ दिनों में इन्फॉर्म करेंगे कि आगे क्या करना है करके। अब मैं बहुत परेशान हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं घर कैसे चलाऊंगा। मैं अप्लाई तो कर रहा हूँ लेकिन कहीं पे मुझे प्लेसमेंट मिल नहीं रहा था। अब कॉलेज भी शुरू था और खर्चे तो कंटिन्यू लगे हुए थे। कोमल के प्रेग्नेंट थी तो उसके टेस्ट, उसकी दवाइयाँ, उसके चेकअप्स बहुत एक्सपेंसिव था। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे करूँ। अभी मैं साथ ही साथ ये नहीं समझ पा रहा था कि पढ़ाई और जॉब मैं कैसे करूं, फिर घर कैसे संभालूं और घर की जो जिम्मेदारियां है मेरे प्रति वो कैसे करूं। हम लोग प्रेयर कर रहे हैं, कोमल भी परेशान है, वो भी मेरे लिए प्रेयर कर रही है कि हम लोग कैसे घर चलाएंगे, हम लोग कैसा करेंगे। मेरी हेल्थ बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो रही थी। मैं कैसे भी अपने होम विजिट्स वगैरह करके अपना घर का खर्च उठा रहा था और कोमल का जो भी मेडिकेशंस और टेस्ट का खर्चा है वो उठा रहा था, और जितना सेविंग हो सके उतना कर रहा था। सब कट ऑफ कर दिया था मैंने एक्स्ट्रा के खर्चे की, पैसों की ज़रूरत थी और कोई बैंक बैलेंस सब बचा नहीं था, क्योंकि कोविड में मेरे 4 लाख के करीब खर्च हो गए थे और मेरा पूरा सेविंग खाली हो गया था। और कोई बैंक बैलेंस जैसा था नहीं। कोमल के घर से भी कोई खास सपोर्ट हमको है नहीं। उसके पापा भी अब नहीं रहे। कोविड में जब मैं एडमिट था तो उसके पापा, उसके नानी गुजर गए, पर गॉड ने मुझे बचा लिया, ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। फिर हम लोग प्रेयर करते रहे। ब्रदर जी को हम बार बार रिक्वेस्ट करते रहे कि हमारे लिए प्रेयर कीजिए, प्रेयर कीजिए। ब्रदर जी हमें हमेशा आश्वासन देते रहे और उन्होंने हमें हमेशा एक पाठ पढ़ने के लिए बोला कि आप इस पे विश्वास रखिए, प्रभु के सामने बैठिए, प्रेयर कीजिए। उन्होंने हमें उपवास का महत्व समझाया, उन्होंने हमें प्रेयर का महत्व समझाया। जब तक हो सका मैंने उपवास रख के भी प्रार्थना किया। उससे हमें हमारे बहुत सारे चीज़ों से, हम परेशानियों से बचे, हमारे कोर्ट केस से हम बचे। अभी वो पूरी तरह से रिजॉल्व नहीं हुआ है लेकिन स्टेबल है, अभी हमको कोई खास परेशानी नहीं है उससे। हमारे पुलिस स्टेशन में जो हमारे ऊपर झूठी कंप्लेन डालेगी उसके भी ऊपर फिर उन्होंने कोई एक्शन नहीं ले पाए वो हमारे अगेंस्ट, क्योंकि उनके पास कोई प्रूफ नहीं। तो हमारे बहुत सारी चीज़ें रिजॉल्व हुई। ये पार्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। यह सा 41:8, यह सा 41:10। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरे सहायता करूँगा, अपने धर्मय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूँगा। ये पार्ट, और इसी तरह और भी उन्होंने बहुत सारे हमें पार्ट पे विश्वास रखने के लिए और श्रद्धा से प्रेयर करने के लिए उन्होंने हमें हमेशा हिम्मत दी। मैं स्ट्रगल कर ही रहा था, मैं मन बना के था कि मुझे जो भी काम मिले मुझे करना है, रात दिन एक करना है और अपनी पढ़ाई पूरी करना है। मैं सुबह 8 बजे से लेकर रात में 12 बजे तक मैं घर से बाहर रह रहा था। जो खा पा रहा वो खा रहा था और जितना मैं स्ट्रगल कर पा रहा उतना कर रहा था, ताकि मैं अपने घर का खर्च और घर की जिम्मेदारियां उठा पाऊँ। उस बीच मेरी हालत, हेल्थ बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो रही थी लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो मैं बस सुबह जब घर से निकलता था तो प्रेयर करके निकलता था और कॉलेज पहुंचने तक यही प्रेयर करते रहता था कि प्रभु कैसा करूं, मुझे हिम्मत दे। मैं कितने दिन ऐसे दौड़ पाऊंगा, कितने दिन मैं ऐसा स्ट्रगल कर पाऊंगा। मुझे पढ़ाई तो करना है। अब मुझे अगर फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं रहेगा तो मैं घर कैसे चलाऊंगा, तो मैं कोमल का देखभाल कैसे करूंगा। सॉरी। तो मैं बहुत परेशान था और मैं हमेशा प्रभु से बात करते रहता था कि प्रभु मेरे लिए कोई छोटा मोटा ही सही स्टेबल एक जॉब दे दे कि मैं अपना पढ़ाई का और कोमल का खर्चा उठा पाऊँ, ताकि मैं अपने जीवन में आगे बढ़ पाऊँ। मैं अब तक बहुत अच्छी लाइफ जीते आया था और मेरे घर वालों ने इस फेज में मुझे लाके रख दिया कि अभी ना ही कोई फैमिली सपोर्ट है, ना ही कोई है खड़े रहने वाला, कोई दौड़ने वाला मेरे साथ।
कोई नहीं और किसी से मैं मदद मांगने लायक भी नहीं हूँ, पर मैंने विश्वास रखा था प्रभु पे और मैंने किसी का कुछ गलत नहीं किया है। ये मैं दिल से सच बोल रहा हूँ आपको, प्रभु मेरे साथ है और आज मैं जीवित भी हूँ तो इसीलिए हूँ क्योंकि मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया कभी खुद से। मेरे इसी तरह कुछ दिन और गुजरने लगे, मैंने कभी कोमल को अपनी परेशानियों के बारे में ज़्यादा बातें बताई नहीं, अपनी परेशानी मैं अपने तक ही रखता था। उसे कहता था कि सब ठीक चल रहा है, सब ठीक चल रहा है, पर वो जानती थी कि मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ और मैं परेशान हूँ। वो प्रेयर करते रहती थी। इसी तरह दिन कटते गए, मैं दौड़ भाग करते रहा, मेरी तबीयत खराब होती रही और मैं दौड़ता रहा। फिर हमारा तीसरा शादी की सालगिरह का दिन था, तो उसके सेलिब्रेशन के लिए मैं उसके साथ था, उसके घर गया था। अभी वो अपने घर पे है, उसका 7 मंथ चल रहा है, तो मैंने उसको उसकी मम्मी के पास रखा है क्योंकि यहाँ पे वो अकेली रहती है, तो इसलिए उसकी सेफ्टी के लिए। तो मैं उसके इधर गया था और केक वगैरह लेके गया, नॉर्मल तरीके से सब हो करके। एकदम से मुझे कंपनी से फ़ोन आया कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, आप अभी जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उसके सारे डॉक्यूमेंट्स आप लाके जमा कराइए और फिर आपको जब बुलाया जाएगा तो आप आके इंटरव्यू के लिए मिलना है आपको। तो मैंने अपनी कंपनी में सब डॉक्यूमेंट्स लेके जाके जमा कराया और अब परेशानी ये थी कि वहाँ पे बहुत सारे फैकल्टीज है, हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट है, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, पेंट शॉप है और बहुत सारे अलग अलग तरीके के डिपार्टमेंट्स हैं और मेडिकल डिपार्टमेंट भी, उनका छोटा सा हॉस्पिटल भी है। लेकिन वहाँ पे तो सारे फैकल्टीज अवेलेबल है और उसके लिए बहुत हायर एजुकेशन चाहिए, जो मैं अभी कर रहा था। और दूसरी जगह पे कुछ ऑफिसर्स मुझे बोल रहे थे कि वो तुम्हें सिक्योरिटी में रख लेंगे, तुम्हें एज अ सुपरवाइज़र कोई पोस्ट दे देंगे। तो मैं वही चिंता में था कि अभी अगर वो मुझे मेरे पढ़ाई की से नीचे वाला कोई पोस्ट देंगे, तो अभी तक तो मैं अच्छे लेवल पे काम किया है, तो अब मुझे अपने जूनियर्स के साथ काम करना पड़ेगा और लोग मुझे बहुत नीची नज़रों से देखेंगे कि भाई पहले तो ये बड़े पोस्ट पे था, अभी तो ये इसके दिन ऐसे ख़राब चल रहे हैं कि ये देखिए अभी कैसा काम कर रहा है करके। तो मैं बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा था, लेकिन मैं अपना मन बना के था क्योंकि मेरे को अपने परिवार के लिए करना ही था। मुझे जो भी करना पड़े मैं उसके लिए अपना मन बना के था कि मैं करूँगा, जो भी काम मिले मैं करूँगा। मगर फिर मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, मैंने अपने सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगाए और फिर इंटरव्यू हुआ। उन्होंने मुझसे बातचीत की, उन्होंने मेरे नॉलेज का टेस्ट लिया और मुझे बोला कि देखिए ऐसा है, अभी आपका डिपार्टमेंट हम परमानेंटली बंद कर रहे हैं, तो हम चाह रहे हैं कि आप अभी जो एजुकेशन कर रहे हैं उसमें अगर आपके स्किल्स अच्छे हैं तो हम आपको उसके बेसिस पे पोस्ट दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपने स्किल्स साबित करना होगा। तो उन्होंने मुझे एक टास्क दिया, एक डिपार्टमेंटल फिटनेस के ऊपर एक प्रेजेंटेशन देने बोला, जो करीब 100 लोगों में होने वाला था और जिसमें ऑफिसर्स इन्वॉल्व रहने वाले थे। तो उनके बीच मुझे एक प्रेजेंटेशन देना था और अगर मैं वो उसमें क्लियर करता हूँ, अच्छे से सब कर पाता हूँ, तो वो मुझे सिलेक्ट कर लेंगे। पर उन्होंने ऐसा कोई श्योरिटी नहीं दी थी। उन्होंने कहा था कि सब कुछ इसी के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि उसके लिए बहुत एलिजिबिलिटी चाहिए है, अगर आप वो कर पाएंगे तो ही हम पोस्ट आपको दे पाएंगे। तो उन्होंने और भी मुझे स्किल्स के बारे में पूछा कि मैं और क्या क्या कर सकता हूँ। तो मैंने उन्हें बताया कि मैं ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, मुझे कंप्यूटर का भी अच्छा नॉलेज है, फील्ड वर्क का भी अच्छा नॉलेज, इवेंट्स का भी अच्छा नॉलेज है, प्रोग्राम हैंडलिंग का भी है। तो उन्होंने मुझसे सब बातें पूछी। फिर उन्होंने मुझे कहा कि आपको प्रेजेंटेशन देना है। मैं बोला ठीक है। अब उन्होंने मुझसे कहा कि कल ही आपको देना है, आप कर पाएंगे क्या? तो मैं बोला ठीक है सर, मैं कोशिश करता हूँ। तो बोले ठीक है, आपके लिए वो कंप्यूटर है वहाँ, आप बैठिए, आप प्रिपेयर कीजिए अपने स्लाइड्स और आपको कल प्रेजेंट करना है। आपको आज जाने से पहले हमें वो बताना है कि आप कल क्या प्रेजेंट करेंगे, उसी के ऊपर हम वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे। तो ठीक है, फिर मुझे तुरंत उन्होंने एक सिस्टम दिया, तो मैंने उस पर काम किया 3-4 बजे तक। उनको एक रॉ
स्लाइड्स रेडी करके दी कि इसके ऊपर मैं कल करूँगा और इसको मैं और अच्छे से कल डिज़ाइन करके परफॉर्म करूँगा इसके ऊपर। तो उन्होंने फिर मुझे परमिशन दिया। फिर दूसरे दिन वो लोग मेरा वेट कर रहे थे कि सुबह आपको पहले आके रिपोर्ट करना है, उसके बाद हम लोग वो मेल करेंगे प्रोग्राम के लिए। तो मैंने सुबह फिर जाके उनको रिपोर्टिंग दी, तो उन्होंने वो मेल किया कि आज ऐसा ऐसा एक प्रेजेंटेशन कंडक्ट किया गया है, तो सभी ऑफिसर्स को अवेलेबल रहना है। तो मेरा प्रेजेंटेशन हुआ वहाँ पे, बहुत अच्छा हुआ और सबने बहुत अप्रिशिएट किया। और जो सर जिनका मेन रोल था HR डिपार्टमेंट के, जो प्लेसमेंट कंडक्ट किए थे मेरे लिए, मुझे प्लेसमेंट देने वाले थे, तो उन्होंने भी मुझे अप्रिशिएट किया कि आपने बहुत अच्छा किया और कहा कि यू आर नाउ इन आवर डिपार्टमेंट, OHC डिपार्टमेंट, ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेंटर। तो अभी मेरे लिए ये सोच के बाहर की बात थी कि जो पढ़ाई मैं अभी सिर्फ इनिशिएट किया हूँ, उसके बेस पे मुझे वो एक बड़ा ओहदा दे रहे हैं। आज मैं BPTH के बेस पे MPTH की पढ़ाई जो मैं कर रहा हूँ, उसके बेस पे मुझे उन्होंने फिजियोथेरेपिस्ट का पोस्ट महिंद्रा कंपनी में दिया है। और साथ ही साथ मुझे अकाउंट्स और दूसरी चीज़ का जो नॉलेज था, उसके बेसिस पे उन्होंने मुझे वो भी काम दिया है। तो आज मैं वापस से अपने अच्छे जॉब पे ज्वाइन कर लिया। मेरा डेजिग्नेशन, मेरा लेवल भी मेंटेन है। तो मैं ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे आज उम्मीद से दुगना और जो मैं सोच नहीं सकता उससे ज़्यादा अच्छी जगह पे मुझे जॉब दिया है। जो मैं ख्वाब देखता था, जिस तरह का मैं ख्वाब देखता था, जिस तरह की पोजीशन मैं अपने लिए चाहता था, उस तरह की एग्जैक्टली उस तरह की पोजीशन को उन्होंने मुझे दिया है। साथ ही साथ इससे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि उन्होंने मेरे पढ़ाई को मद्देनज़र रखते हुए, मेरे कॉलेज की टाइमिंग को मद्देनज़र रखते हुए मुझे टाइमिंग दिया है जॉब का। बस मुझे अपना काम बराबर करना है, और मुझे उनका जो भी टारगेट है वो पूरा करना है। और सैलरी की बात, तो आज मुझे MPTH के बेस पे जो सैलरी मिलनी चाहिए वो मुझे आज यानी कुछ समय पे मिलेंगी। उन्होंने बोला है कि जैसे ही मेरा ये एग्रीमेंट ख़त्म होता है और नया एग्रीमेंट बनता है, तो मुझे एज MPTH के बेस पे मुझे सैलरी दी जाएंगी। तो ये एक बहुत ही अद्भुत घटना मेरे लाइफ में बीत रही है। मुझे जैसा मैं ख्वाब देखता था अपने लिए, उस तरह का मुझे जॉब अपने सहूलियत, अपने टाइमिंग के हिसाब से मिला है। मुझे अच्छी सैलरी दी गई है, मुझे अच्छा कंफर्टेबल जोन दिया गया है, मुझे केबिन दिया गया है। तो ये मेरे लिए जैसे कि एक ड्रीम है। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं 3 दिन सिर्फ प्रभु को धन्यवाद कर रहा था और रो रहा था। ये सच बात मैं आपसे बता रहा हूँ, मैं रो रहा था 3 दिन तक कि प्रभु ये कैसे हो सकता है। मैं बिलीव ही नहीं कर पा रहा था, मेरा शरीर रिलैक्स ही नहीं हो पा रहा था। ना मैं सो पा रहा था, ना मैं खा पा रहा था, मैं इवन सांस भी बराबर नहीं ले पा रहा था कि ये कैसे हुआ मेरे लाइफ में। मैं इतना स्ट्रगल कर रहा था, मैं इतना टूट चुका था, मैं इतना निराश था, लेकिन प्रभु ने मेरे ज़रूरत, एक एक छोटी छोटी ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए ये कार्य किया मेरे लाइफ में। तो मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मैं सभी मसीह भाइयों से और फैमिली से और बहनों से यही कहना चाहता हूँ कि आपकी जो भी ज़रूरत है, आप प्रभु के पास रखिए, प्रभु के पास रखिए, प्रभु के साथ बैठिए, प्रभु के साथ प्रार्थना कीजिए और वो होगा। आप ये विश्वास रखिए, आप विश्वास रखिए कि जो आप मांग रहे हैं प्रभु आपको देगा। लेकिन आपको उनके साथ टाइम बिताना है, आपको उनके साथ बैठना है, आपको प्रेयर करना है, आपको उनको इम्पोर्टेंस देना है। देखिए आज मेरे लाइफ में इतनी सारी अद्भुत चीज़ें हो रही है कि मैं छोटे से वीडियो में आपको नहीं बता सकता। बस ये एक बड़ी बात थी, इसलिए हम लोग इसका वीडियो बना रहे हैं ताकि आप लोग ये देख के जान सके, सीख सके, समझ सके कि प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ये सब कुछ उनका बनाया हुआ है और वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, मगर आपको विश्वास रखना है भाइयों। मैं सभी से एक ही बात बोलूँगा कि आप विश्वास रखिए और प्रेयर कीजिए। आपने मेरी ये बातें सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय मसीह।